सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी में पाठ पढ़ेंगे नौका विहार। तो नौका विहार शीर्षक की जो कवि है वो है सुमित्रानंदन पंत। लेकिन आगे हम पद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं नौका विहार को। तो नौका विहार में हमने देखा, जैसा कि नाम है, नाम से पता चलता है कि नौका विहार अर्थात नौका में बैठकर विहार करना अर्थात भ्रमण करना। तो यहाँ पर कवि जो है रात्रि का पहर होता है और रात्रि पहर में कवि नौका विहार कर रहा है। हम पदों को पढ़ते हैं और पदों को पढ़ के फिर इसका हम भाव समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इन पदों में कोई छंद नहीं है, अर्थात ये पद जो है छंद रहित है, छंद मुक्त है, या ऐसे कह सकते हैं स्वच्छंद छंद इन पदों में है। तो जैसे भी कोई छंद का बंधन यहाँ पर नहीं है, तो जिस लय में आप इन पदों को गा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप इनकी लय बना सकते हैं, वैसे गा सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इन पदों को। तो पहला पद है, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर्पल कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर शिहर शिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सुगुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो हमने देखा यहाँ पर जो कवि है वो रात्रि में जब चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है अर्थात चांदनी फैली हुई है, उस समय कवि जो है वह नौका विहार कर रहा है। और कहा वातावरण कैसा है, बिल्कुल शांत है और स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अर्थात चंद्रमा की उज्ज्वल स्निग्ध ज्योत्स्ना कोमल प्रकाश फैला हुआ है। और अपलक अनंत अर्थात जो आकाश है वह अपलक है, स्वच्छंद है। और नीरव भूतल अर्थात जो भूतल है पृथ्वी तल है वो कैसा है, नीरव है, रवहीन है, शब्द रहित है अर्थात बिल्कुल ही शांत वातावरण है। और कहा सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तो सैकत सैया, सैकत सिकता अर्थात बालू, और बालू की सैया है। अब देखा यहाँ पर नदी है और उस नदी अर्थात गंगा नदी को जो है कवि किस प्रकार से उपमान देकर सजाता है, किस प्रकार से उसने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, किस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा रूपक अलंकार का भी उपयोग किया गया है। तो देखा सैकत सैया, सैया क्या है, बिस्तर क्या है, सैकत अर्थात सिकता बालू, बालू की सैया है। और बालू की सैया पर लिखा हुआ है दुग्ध धवल, दुग्ध के समान जो धवल है श्वेत है, ऐसी तनवंगी गंगा जिसके अंग जिसका तन अर्थात दुबला पतला है, ऐसी तनवंगी गंगा जो है। और कहा गया है ग्रीष्म विरल, विरल ग्रीष्म, हल्का सा ग्रीष्म वातावरण है, हल्का सा वातावरण में हल्की सी गर्माहट है। और ऐसी वातावरण में हल्की गर्माहट के साथ में जो तनवंगी गंगा है अर्थात गंगा की जो पतली धारा है जो दुग्ध के समान धवल है, और सैकत रूपी सैया जो है जो बालू की सैया है उस पर लेटी है शांत, जैसे वो थकी हुई है और वो शांत होकर के लेटी है, कुछ क्लांत है, कुछ और बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल शांत है। तो यहाँ कवि ऐसे कह रहा है कि गंगा की जो पतली धारा है वह गंगा की पतली धारा बालू रूपी सैया पर शांत होकर के लेटी हुई से प्रतीत हो रही है। और कहा तापस बाला गंगा निर्मल, तो वह निर्मल गंगा जो है ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे वह कोई तापस बाला हो, जैसे वह कोई तपस्विनी हो। और फिर कहा शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और उसका जो करतल है वह शशि मुख से दीपित हो रहा है
अर्थात शशिमुख चंद्रमा जो है वो चंद्रमा की जो चांदनी है वो फैली हुई है, तो चंद्रमा के प्रकाश से जो है जो गंगा है उसका जो तल है वो दीपित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, भाषित हो रहा है। और फिर कहा कि लहरें उर पर कोमल कुंतल, तो गंगा की उर पर, गंगा का जो तल है, जो जल का तल है, उस पर क्या हो रहा है, लहरें, तो उसके उर पर लहरें उठ रही हैं। तो आप जानते हैं गंगा जो है उसमें जल भरा हुआ है, तो जल के ऊपर लहरें उत्पन्न होती हैं, तो उस ऐसा लग रहा है जैसे उसके उर पर वो लहरें जो उत्पन्न हो रही हैं वह क्या हो, कोमल कुंतल, वह लेटी हुई गंगा के कोमल कुंतल है। कुंतल का मतलब उसके बाल हैं। तो जल में उत्पन्न होने वाली जो लहरें हैं उनके लिए कवि ने कहा वो ऐसे लहरें लग रही हैं जैसे गंगा की कोमल बाल हों और वो जल में लहरा रहे हों। और फिर कहा गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तारल तरल सुंदर, और गंगा का जो तन है वो चंद्रमा के प्रकाश से गोरा गोरा सा प्रतीत होता है, सुंदर दिख रहा है और लहराता तारल तरल सुंदर। और तारों से युक्त जो आसमान है वह आकाश जो है वह उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, लहरा सा रहा है जल में। और चंचल अंचल सा नीलांबर, तो नीला अंबर जो है था, जो नीला अंबर है, जो स्वच्छ आकाश जो है वह कैसा लग रहा है, जैसे वह चंचल अंचल है, अर्थात वह गंगा का अंचल है जो कि उस जल में लहराता हुआ सा दीपित हो रहा है, शोभित हो रहा है। और फिर कहा साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, तो शशि की जो रेशमी विभा है, शशि का जो रेशमी प्रकाश है, उस शशि की रेशमी विभा से भर कर लिखा है सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, था तल पर उठने वाली जो मृदुल लहरें हैं वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे वो क्या हो, साड़ी की सिकुड़न हो। तो सिमटी हुई जो मृदुल लहरें हैं वह ऐसे लग रही हैं, अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से वो शोभित होकर के चंद्रमा के प्रकाश से वो रेशमी विभा की प्रतीत होती हैं। और रेशमी विभा को लिए हुई जो लहरें हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि गंगा की साड़ी की वर्तुल क्या हो, सिकुड़न हो, अर्थात साड़ी की सलवटें बन गई हो। इस प्रकार से जो है कवि ने यहाँ पर गंगा को एक नायिका के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया है। तो हमने देखा यहाँ पर श्रृंगार रस है और शांत रस भी साथ में दिखाई पड़ता है, तो शांत और श्रृंगार रस का पद प्रयोग जो है इस पद में हमें देखने को मिलता है। और आगे देखते हैं अगला जो पद है उसमें कहा गया चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों की पर, निश्चल जल की सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो देखिए कवि कहता है चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का पहला प्रहर है, अर्थात आकाश में चांदनी फैली हुई, चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है और अभी प्रथम प्रहर ही है, अर्थात रात्रि का समय है, रात्रि का पहला ही प्रहर है। और हम चले नाव लेकर सत्वर, कवि ने कहा कि हम शीघ्र ही नाव लेकर चले हैं, अर्थात नदी में वह क्या करने जा रहा है, विहार करने जा रहा है। तो नदी में विहार के लिए वो उसने प्रस्थान किया है और कहता है कि देखा सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता की सस्मित सीपी था, जो सिकता है, जो बालू है, उस पर पड़े हुए जो सीपी हैं वो क्या हो रहे हैं, सस्मित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, मुस्कुरा से रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लिखा है वो कैसे लग रहे हैं, लिखा है मोती की ज्योत्सना रही विचर, तो पड़े हुए जो सीपी हैं, जो सिकता पर बालू पर पड़े हुए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मोती पड़े हुए हों। तो सिकता की सस्मित सीपी पर कहा गया है कि मोती की ज्योत्सना रही विचर, अर्थात मोती की सी ज्योत्सना जो है उन सीपियों पर दिखाई पड़ती है। और कहा लो पाले चढ़ी उठा लंगर, है ना। और कवि कहता है कि हमने अपने नाव की पाले जो है उन्हें
चढ़ा लिया और हमने अपना जो लंगर होता है, लंगर अर्थात जो नाव को बांधने का खूंटा होता है, जब नाव नदी किनारे जब रोकी आती है, खड़ी किसी सांस पे रोकी आती है, तो एक खूंटा होता है जिसको हम किनारे गाड़ देते हैं, जिससे कि बहाव में जो हमारी नाव है वो बहने न पाए। इसलिए उसने कहा कि अब हमारी जो नाव है वो प्रस्थान करने के लिए तैयार है। तो हमने अपने नाव का जो लंगर था उसको उठाया और हमने अपने नाव की जो पालें थी उनको चढ़ा लिया। और क्या हुआ, फिर लिखा है मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसनी सी सुंदर। तो लघु तरणि छोटी सी नौका, तो छोटी सी नौका जिसमें कवि सवार है, उस कवि को कवि कहता है कि कैसे लग रहा है, जैसे लघु तरणि कैसी लग रही हो, हंसिनी सी सुंदर, सुंदर हंसिनी के समान। तो लघु तरणि हंसिनी के समान सुंदर जो है वह मृदुल मंद मंद मंथर मंथर गति से जो है वहाँ से प्रस्थान करती है, आगे बढ़ती है। और ऐसे लग रहा है जैसे तिर रही खोल पालों की पर, वह अपने पाल रूपी परों को खोल कर छोटी सी हंसिनी के समान नौका हमारी नदी के जल में जो है क्या कर रही है, तैरने लगी है। आगे कहा निश्चल जल के सूचि दर्पण पर। अब कहा गया कि जल कैसा है, तो निश्चल है था जल स्थिर है। तो जो निश्चल जल है उसका जो तल है उसे कहा सूचि दर्पण। अब निश्चल जल को दर्पण कह रहा है, तो हम जानते हैं जब जल स्थिर होता है तो उसमें हमारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के समान स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो यहाँ कवि ने वही कहा है, तो जो निश्चल जल है वह बिल्कुल स्वच्छ दर्पण के समान प्रतीत होता है। और उस पर लिखा है बिंबित हो रजत पुलिन नरभर। और रजत पुलिन अर्थात जो सुनहरे किनारे हैं वह उन पर उनमें दिखाई पड़ रहे हैं, किनारा जो है उस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। और दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, तो जल में दिखाई पड़ने के कारण जो है वो किनारे ऐसे लगते हैं जैसे कि वो दोहरे ऊंचे हों, दोहरे ऊंचे दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर कहा काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत। और वहीं पास में काला काकर का राजभवन है जो नदी के किनारे बना हुआ है। तो नदी के किनारे बना हुआ जो काला काकर का राजभवन है उसकी शोभा का भी वर्णन कवि ने किया और कहा वो ऐसे उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ रहा है जैसे वह निश्चिंत होकर के शांत जल में सोया हुआ हो। और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और सोया हुआ तो है लेकिन उसकी पलकों पर क्या है, वैभव स्वप्न सघन, अर्थात सघन वैभव स्वप्न है, अर्थात वह जो है बहुत ही वैभवशाली दिख रहा है, बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोभित हो रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस प्रकार से कवि ने जो है इन पंक्तियों में उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। और हम देखते हैं इन पद में जो है शांत रस देखने को मिलता है। और अगला पद जो है उसमें कहा गया है कि नौका से उड़ती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों का चंचल, अंचल की ओट की अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचों में हो ओझल, लहरों की घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्ध सा रुक रुक कर। ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहा कि नौका से उड़ती जल हिलोर। अब नौका जब जल में आगे बढ़ेगी तो नौका के चलने से जल में तो हिलोरें उठेंगी, तो नौका के चलने से जल में हिलोरें उड़ती हैं। तो कहा गया है हिल पड़ते नभ के ओर छोर, तो नौका के चलने से जो नभ के ओर छोर है, नभ के जो दोनों किनारे हैं वो क्या लग रहे हैं, वो हिल पड़ते हैं, अर्थात हिलने से लगते हैं। और विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, जो आकाश में तारक दल हैं, तारों का समूह जो है वो जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। जल में प्रतिबिंबित होता हुआ जो तारों का दल है ऐसे लग रहा है जैसे विस्फारित नयनों से, अर्थात आंखें फाड़ के, आंखें फैला करके क्या कर रहे हैं, वह जल में कुछ खोज सा रहे हैं, जैसे कुछ खो गया है और वो उन्हें खोज रहे हैं। और ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, अर्थात नभ के अंतस्थल को ज्योतित करते हुए, प्रकाशित करते हुए वे जल में कुछ खोज रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। और फिर कहा
जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओढ़ के अविरल फिरती लहरें लुगछिव पल पल। अब कहा गया जल में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, वो लहरें जो हैं वो उन आकाश में दीपित होने वाले जो तारे हैं वो छोटे छोटे दीपक के समान है, और उन दीपकों को जो है लहरें अपने ओढ़ में कभी ले लेती हैं तो कभी वो प्रकाशित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे कहा गया लघु लघु दीपक के समान जो तारे हैं उनको लहरें जो हैं लुका छिपी करते हुए, जैसे लुका छिपी उनसे खेल रही हैं लहरें, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर आगे कवि ने कहा सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने कवि देखता है आकाश में क्या है, शुक्र जो तारा, शुक्र तारा आपने सुना होगा, शुक्र तारे की जो छवि है वो झलमल हो रही है, झलमल शुक्र की छवि दिखाई पड़ी। तो कवि ने कहा उस छवि को देखकर कि तैरती परी सी जल में कल, ऐसे लग रहा है वह शुक्र तारा जैसे कोई जल में परी तैर रही हो और रुपहले कचों में हो उजल, और वह कभी कभी लहर रूपी जो कच हैं, जो बाल हैं, जो रुपहले प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात चंद्रमा की प्रकाश के कारण जो लहरें हैं वो कुछ रुपहली सी हो गई हैं, वो ऐसे लग रही हैं जैसे वो रुपहले कच हैं, बाल हैं गंगा के, गंगा रूपी जो तापसी बाला है उसके बाल हैं, और वो जो रुपहले कच हैं उनमें क्या हो रहा है, वह जो शुक्र रूपी जो परी है वह कभी छुप जाती है, ऐसे कहा। और फिर कहा लहरों की घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दसवीं का शशि, दसवीं का चंद्रमा, अर्थात दसवीं का चंद्रमा है, और दसवीं का चंद्रमा जो है वो कैसा है, तो पूरा पूर्ण नहीं है, पूरा गोल नहीं है, वो हल्का सा कटा हुआ है, तिर्यक है, तिरछा सा उसका प्रतिबिंब है, और वह अपने तिर्यक मुख को क्या कर रहा है, लिखा है लहरों की घूंघट से झुक झुक। तो लहर रूपी घूंघट से, अब यहाँ कवि ने लहर और घूंघट कह दिया, तो लहर जैसे घूंघट हो, तो लहर रूपी घूंघट से दसवीं का जो चंद्रमा है वो बार बार चुप चुप के देखता है। तो जैसे एक नायिका जो है जब लज्जित होती है तो वह अपने मुख को छुपाती है और पुनः फिर प्रकट करती है, पुनः देखती है, तो वैसे ही जो है चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने ही सौंदर्य को देखकर मुग्ध होता है और लहर रूपी घूंघट के अंदर से बार बार झांक झांक कर देखता है, और इस प्रकार से चंद्रमा जो है शोभित हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन किया था, तो श्रृंगार रस में इस पद को हमने पढ़ा, और अगला पद दिया हुआ है जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। तो हम देख रहे हैं कवि ने कहा कि जब पहुँची चपला बीच धार, अब जब उसकी चपला था नौका धारा की मतलब बीच धार में पहुंच गई है, गहराई में पहुंच गई, जहां जल का प्रवाह तीव्र है उस धारा में जब उसकी नौका पहुंच गई है, तो कवि ने कहा छिप गया चांदनी का कगार, तो चांदनी का जो किनारा था, जो कगार था वो छुप गया है, अर्थात किनारे अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तीव्र धारा में जल का प्रवाह तेज होता है तो किनारे जो प्रतिबिंब के रूप में दिख रहे थे जल में वो दिखने बंद हो गए हैं। और फिर कहा कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, अब दूर स्थित जो तीर हैं, जो किनारे हैं नदी के, वो कैसे लग रहे हैं, तो कभी कहा दो बाहों से, जैसे दो बाहें हों, तो नदी के जो दोनों किनारे हैं जो काफ़ी दूर हो चुके हैं अब वह दो बाहों के समान दिख रहे हैं। और लिखा है दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, तो धारा का जो कृष दुर्बल कोमल शरीर है उस दुर्बल कोमल धारा के शरीर को आलिंगन करने के लिए जैसे अधीर हो रहे हों, ऐसे जो है दूरस्थ किनारे शोभित हो रहे हैं। और फिर कहा अति दूर, अति दूर बहुत दूर उसने देखा, क्या दिखाई पड़ा, लिखा है क्षितिज पर देखा, जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ पर कवि ने कहा कि अति दूर क्षितिज पर देखा विटप माल, क्या दी, विटप माल, अर्थात
पेड़ पौधों की जो पंक्तियां हैं, जो मालाएं हैं, वो कैसे दिख रही हैं? तो कवि ने कहा लगती भ्रू रेखा सी, वो दूर अति दूर क्षितिज पर जो विटप माल है, जो पौधों की पंक्तियां हैं, कतारें हैं, वो ऐसे लग रही हैं जैसे वो अराल अर्थात टेढ़ी। क्या टेढ़ी? तो लिखा है भ्रू रेखा हो, जैसे वो टेढ़ी भौवें हो, अराल भ्रू रेखा हो। और अपलक नभ, और जो ये नभ आकाश जो है, वो आकाश कैसा है? वो आकाश आँख है। वो क्या है? वो नभ क्या है? अपलक है, बिना पलक झपकाए हुए जो स्वच्छ आकाश, खुला आकाश है। वो लिखा है नील नयन विशाल, जैसे वो विशाल नील नयन है, बड़ा सा आकाश जो है वो जैसे आँख है। और किनारे स्थित जो क्षितिज पर विटप माल हैं, वो क्या है? जैसे वो अराल भ्रू रेखा हो। इस प्रकार से कवि ने जो है वर्णन किया है। दूर स्थित जो क्षितिज पर विटप माल है, उनको उसने भ्रू रेखा कहा है। और आकाश को उसने क्या कहा है? वो विशाल नयन जैसे हो। इस प्रकार से कवि ने कहा। और कहा माँ के उर पर शिशु सा, माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप। तो कवि कहता है कि उस नदी की धारा में एक छोटा सा द्वीप भी है। वह द्वीप कैसा शोभित हो रहा है? तो द्वीप के लिए कवि ने उपमा दी। उसने कहा कि माँ के उर पर शिशु था, जैसे अपने माँ के हृदय पर छोटा सा शिशु सोया हुआ होता है, वैसे ही उस नदी की धारा के मध्य में एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा टापू जो है, वह शोभित हो रहा है। और वह टापू ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिशु अपने माँ के उर पर सोया हुआ हो, और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और वह उस उर्मिल जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है, प्रतीप कर रहा है, रोक सा रहा है। और कहा वह कौन विहग? और उसने देखा आकाश में एक विहग उड़ रहा था, पक्षी उड़ रहा था। उस उड़ते हुए विहग को देखकर कवि ने फिर से कल्पनाएं की। उसने कहा वह कौन विहग? क्या विकल कोक? यह विकल कोक तो नहीं है, व्याकुल कोक तो नहीं है। कोक पक्षी जो अपने प्रिय से बिछुड़कर अपने प्रिय से मिलने के लिए पूरी रात व्याकुल रहता है, और प्रातः काल होने पर ही वह अपने प्रिय से मिल पाता है। तो कवि ने कल्पना की यह जो विहग है, यह व्याकुल कोक तो नहीं है, जो उड़ता हरने निज विरह शोक, जो निज विरह शोक को हरने के लिए, अपने विरह के शोक को, विरह के दुख को हरने के लिए उड़ रहा है। और छाया को कोकी का विलोक, छाया की कोकी को विलोक, अर्थात जो जल में उसकी छाया दिख रही है, जल में जो उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, उस जल में दिखने वाले प्रतिबिंब को ही अपनी कोकी समझ करके शायद वह उस अपने विरह शोक को हरने के लिए उड़ रहा हो। ऐसा तो नहीं है। इस प्रकार से जो है कवि रात्रि काल में देखने वाली घटनाओं के बारे में कल्पनाएं करता है और उस सौंदर्य का वर्णन करता है। और फिर हमने देखा आगे अगला जो पद है उसमें कहा गया है कि पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं से खिल, सौ सौ सची सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी से लीले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। पतवार घुमा, कवि ने कहा हमने अपनी पतवार को घुमाया। अब प्रतन भार, हल्के भार वाली, था जब नौका गहरे जल में होगी, तो गहरे जल में होने पर क्या होता है, जो नौका का भार है वह अपने आप ही, क्योंकि घनत्व जब पानी का ज़्यादा होगा तो वहाँ अपना जो भार है वो हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ कवि ने ऐसा कहा कि हमारी प्रतन भार वाली जो नौका है, जो अति गहराई में जा चुकी है, अब हमने गहराई में जाने पर क्या किया, अपनी पतवार को घुमाया और नौका जो है अब धारा की विपरीत दिशा में घूम चली है। फिर कहा डांडों के चल कर तल पसार, तो हमने क्या किया,
अपने डांड फैलाए, अपने जो डांड जिनसे हम नाव को जल में आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें चप्पू भी कहा जाता है, तो उन डांडों को हमने अपने करतल के रूप में, अपने हथेलियों के रूप में फैलाया, ऐसा कहा। और भर भर मुक्ता फल फे निस्फार, और उन डांडों को जब चलाता है कवि तो कहता है उनसे जो है मुक्ता फल अर्थात मोतियों की आभा को लिए हुए, मोती के समान जो आभा को लिए हुए ऐसा फेना जो है, ऐसा जल में निकलने वाला जो फेना है वो स्फारित हो रहा है, वो पीछे निकल सा रहा है। और बिखराती जल में तार हार, और वह ऐसे लग रहा है जैसे तार, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि जो हार है, अर्थात जो हम जिस माला को धारण करते हैं, जिस हार को गले में पहनते हैं, उस हार को जैसे वो पूरे जल में तोड़ फोड़ के बिखरा से रहे हों, इस प्रकार से जो है मुक्ता फल फे निस्फार जल में शोभित हो रहा है। और फिर कहा चांदी के सापों से रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल। अब यहाँ कहा गया है कि जल में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, और लहरें तो उत्पन्न हो रही हैं, उसके साथ में चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं वह भी उन लहरों पे पड़ती हैं, उस जल में पड़ती हैं। तो यहाँ कवि ने कहा कि चांदी के सापों सी रलमल, तो ऐसा लगता है जैसे कि चांदी के समान सफ़ेद सफ़ेद जो सर्प हैं वह जल में रलमल कर रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों, और रेखाओं से खींच तरल सरल, अर्थात जो तरल सरल, कभी सीधी कभी तिरछी, ऐसी जो रेखाएं सी खींच जाती हैं रश्मियों की जल में, वे चांदी के सांप के समान शोभित हो रही हैं। और कहा कि लहरों की लतिकाओं में खिल, फिर कवि ने और एक उपमा दी, लहरों की लतिकाओं में खिल। तो लहर को कवि ने लता कहा है, जैसे लता होती है, जैसे बेल होती है किसी वृक्ष की, वैसे लिखा है लहरों की लतिका। तो लहर रूपी लता में लिखा हुआ है खिल रहा है सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, सैकड़ों सैकड़ों शशि चंद्रमा, और सैकड़ों सैकड़ों उड़ू अर्थात तारागढ़। तो सैकड़ों सैकड़ों तारे, सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा जो है वह लहर रूपी लताओं में झिलमिल हो रहे हैं। और फिर कहा फैले फूले जल में फेनिल, और उस फेनिल जल में, वह पूरे ही फेनिल जल में फैले फूले हुए से शोभित हो रहे हैं। और अब उथला सहिता का प्रवाह, अब कवि जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो कहता है अब उसकी जो नौका है कहाँ गई है, कुछ उथले में आ गई है, गहराई को पार करके हम किनारे पहुँच रहे हैं। तो कवि ने कहा अब उथला सहिता का प्रवाह लगी से ले ले सहज था, अर्थात अब लगी से सहज था मिल रही है, अर्थात हमने गहराई का जो स्तर था उसको पार कर लिया, अब हम किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। हम बढ़ी घाट को सहोत्साह, कवि कह रहा है उत्साह हमारे मन में बहुत भरा हुआ है और हम उत्साह से अब घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से कवि ने जो है वर्णन किया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया, साथ में श्रृंगार भी रस देखने को मिल रहा है। तो अगला हम देखते हैं जो पद है उसमें कहा गया है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उनके आलोकित सत्य विचार, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन की कर्णधार, चिर जन्म मरण की आर पार, शाश्वत जीवन नौका बिहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। तो कवि यहाँ कहता है ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, अर्थात हमारी नौका अब तट की ओर पहुँच रही है, किनारे की ओर पहुँच रही है। तो जैसे जैसे हमारी नौका किनारे की ओर जा रही है तो उनमें आलोकित सत्य विचार, तो वैसे वैसे हमारे हृदय में जो है सैकड़ों विचार जो है आलोकित होते हैं, हमारे हृदय में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। कवि जो है कल्पनाएं करता है, कवि के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में उसने बताया। तो कवि ने कहा कि इस धारा साई ही जग का क्रम, उसके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं। उसने कहा कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि लगता है इस धारा सा ही जग का क्रम, इस जग का जो क्रम है वह कैसा है, इस धारा के समान है। जैसे नदी की धारा
क्या करती है, नदी की धारा जब चल रही होती है, जल जब नदी में प्रवाह कर रहा होता है तो आगे जब कोई जल बढ़ जाता है तो उस आगे जल बढ़ने के बाद जो पीछे से आने वाला जल है वह उस जल के स्थान को ग्रहण कर लेता है। जल आगे बढ़ता जाता है और पीछे से जो है जल उस स्थान को ग्रहण करता रहता है। तो निरंतर जल आगे बढ़ता है, पीछे से आता रहता है, तो निरंतर जल इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है, निरंतर उसका जो प्रवाह है निरंतर चलता रहता है। तो कवि ने इसी बात को कहा है कि इस धाराशाही जग का क्रम, इस संसार का जो क्रम है वह भी इस धारा के समान ही है। अर्थात जो वर्तमान में इस समय है तो इनके आने के बाद, इनके जाने के बाद जो है इनका स्थान आगे आने वाली पीढ़ियाँ लेती हैं और फिर उनकी जाने के बाद आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो उनका स्थान लेती हैं। तो निरंतर इस प्रकार से संसार का जो क्रम है, जो जग का क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। और शाश्वत इस जीवन का उद्गम, तो संसार का जो उद्गम है वह भी शाश्वत है। तो जैसे ये नदी का उद्गम शाश्वत है, निरंतर ये बहती रहती है, वैसे ही जो है इस संसार का भी क्रम शाश्वत है, इसका भी उद्गम शाश्वत है और शाश्वत है गति। जैसे नदी की प्रवाह की जो गति है वो शाश्वत है, वैसे ही संसार का जो प्रवाह है वह भी शाश्वत है। और शाश्वत संगम, जैसे नदी का संगम अन्य स्थानों पर होता है और फिर से वो जल जो है उसी रूप में, जल के रूप में आता है, फिर बहता है, फिर बर्फ बनता है, वाष्प बनता है, जल बनता है, निरंतर वो गति करता रहता है। तो संसार में ऐसे ही हम प्राणियों का, हम इस संसार में संपूर्ण जग का ही ऐसे ही जो है क्रम चलता रहता है। और फिर कहा कवि ने, शाश्वत नभ का नीला विकास, ये जो नभ है ना, ये जो आकाश है, इस नभ का जो विकास है, विस्तार है, यह भी शाश्वत है। और शाश्वत सच का यह रजत हास, ये चंद्रमा का जो रजत हास है, स्वच्छ चांदनी जो चंद्रमा की है, इसका जो श्वेत प्रकाश है यह भी शाश्वत है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, और जब ये नदी का प्रवाह होता है तो इनमें लघु जो लहरें, छोटी छोटी लहरें हैं, इनका भी विलसित होना, इनका भी बनना मिटना जो है ये भी शाश्वत ही है, ये भी निश्चित रूप से होता ही है। और हे जग जीवन की कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। अब यहाँ कवि कहता है कि जग जीवन का कर्णधार जो ईश्वर है उसने इस संसार को भी जो है, इस जग को भी ऐसे ही बनाया है। ये जन्म मरण का जो आर पार है, जन्म मरण रूपी जो नदी की दो किनारे हैं, ऐसा कहा जैसे नदी का निरंतर प्रवाह होता रहता है वैसे ही जीवन का प्रवाह निरंतर होता रहता है। तो यहाँ पर नदी के जैसे दो किनारे होते हैं वैसे ही जो है यहाँ पर कहा गया है जन्म मरण रूपी जो दो किनारे हैं जो नदी की किनारे के समान होते हैं। और शाश्वत जीवन नौका विहार, और इनके मध्य में जन्म मरण के मध्य भी हमारी जीवन रूपी नौका जो है वो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और फिर कहा कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, अर्थात मैं अपने अस्तित्व के ज्ञान को भूल गया था कि हमारा जीवन तो शाश्वत है। अर्थात हम निरंतर संसार में आते हैं, कर्म करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर आते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यही शाश्वत संसार का शाश्वत नियम है, शाश्वत सिद्धांत है। तो मैं इस सिद्धांत को भूल गया था, मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था। और कहा कि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, लेकिन हम इस नदी की धारा के प्रवाह से हम सीख रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी की धारा का प्रवाह शाश्वत है, निरंतर होता रहता है, इसका क्रम निरंतर ऐसे चलता रहता है, तो ऐसे ही जो है हमारे जीवन का विक्रम शाश्वत है और निरंतर चलता रहता है। हमारा जीवन भी नदी की धारा के प्रवाह के समान जो है निरंतर गतिशील रहता है। और करता मुझको अमृत ज्ञान, और यह जो ज्ञान है या जो सीख मुझे आज मिली है इस धारा से, यह ज्ञान, यह शाश्वत जीवन का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, यह मुझे अमृत प्रदान करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। इस प्रकार से कवि जो है अनुभव करता है। उसने कहा कि मेरे मन में इस प्रकार से अनेकों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर नौका विहार के माध्यम से एक जीवन का संदेश हमें दिया है और कहा है कि जीवन जो हमारा है वो नदी की प्रवाह की समान जो है निरंतर गतिशील रहता है। इसमें जो जन्म मरण रूपी दो नदी के किनारे के समान होते हैं और हम बार बार संसार में कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होकर फिर पुनः संसार में आते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो जग का क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। और हमने देखा है इस पाठ में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में जो छंद था हमने पहले ही बताया, छंद जो है इसमें कोई नहीं है, था छंद का कोई बंधन नहीं है, तो इसे हम मुक्तक छंद कह सकते हैं और स्वच्छंद छंद भी कह सकते हैं।
इसके अलावा हमने रस देखा है, तो इसमें जो है कहीं श्रृंगार तो कहीं शांत, इन 2 रसों का प्रमुखता प्रयोग इस पाठ में किया गया है। इसके अलावा हम अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण और उपमा और अनुप्रास आदि कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आज आपका ये जो शीर्षक था नौका विहार, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो शीर्षक है वो परिवर्तन है, तो अगले वीडियो में हम परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।